9 दिन का उपवास आप रख सकते हैं। और उपवास सभी रोगों का एक प्रकार से ये चिकित्सा है। शरीर की सुरक्षा रखना 12 महीने तक, तो उपवास के दिनों में शरीर स्वयं शुद्ध हो जाता है। तमाम प्रकार की बीमारियां और उनके जो कारण बने हुए हैं शरीर में, सब निकल जाते हैं। इस समय ताजे फल, मौसमी फलों की भरमार है। तरबूज, खरबूज और अंगूर, जितने भी फल हैं इस समय बढ़िया मौसम है उनका भी। आम भी आने वाला है। तो ये शक्ति साधना का पर्व होने से आपको विशेष रूप से आज जो एक विषय चुना है अपन ने रक्तचाप का, उसके बारे में बात करेंगे अपन। ये रक्तचाप मनुष्य के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि रक्तचाप, साधारण रक्तचाप हमारा शरीर के ब्लड को पूरे शरीर में घुमाता है। शरीर की व्यवस्था चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता प्रत्येक अंग को होती है। और रक्त में ऑक्सीजन मुख्य रूप से, और भोजन का सार अंश, जो सार होता है भोजन का लिक्विड रूप में, वो भी रक्त में उपस्थित रहता है। अब यही रक्त शरीर में एक एक सेल को पहुंचता है। तो पहुंचाने वाला जो यंत्र है हमारा, वो है हृदय। हृदय और हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनियां, ये रक्त वाहिनियां पूरे शरीर में हर अंग में पहुंचकर और उन अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है। साथ ही भोजन का किया गया बचा हुआ भाग जो रस रूप में रहता है, वो भी रक्त में मिलकर और पोषण के लिए रक्त में उपस्थित रहता है। तो ऑक्सीजन और भोजन का सार भाग, ये दोनों ही रक्त के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुंचकर और प्रत्येक अंग को सजीव रखते हैं। जो भी हम बोलते हैं, वाणी है, आँखें हैं, हृदय हैं, गुर्दे हैं, लीवर हैं, प्रत्येक अंग काम करता है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उसको उचित पोषण मिल रहा है। और पोषण का माध्यम क्या है? रक्त। तो रक्त को पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? हमारा हृदय और रक्त वाहिनियाँ। अब देखिए आप, हृदय को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? यदि हम हृदय को स्वस्थ रखेंगे तो वो बराबर बराबर रक्त पूरे शरीर में पहुंचाता रहेगा। साथ ही रक्त वाहिनियों का और भी ज़्यादा महत्व है। हृदय अगर रक्त पंप करता है और मार्ग यदि सकड़ा हो, रक्त वाहिनियाँ, मार्ग सकड़ा हो, तो वो रक्त भी आपके किसी अंग तक ठीक से पहुंच नहीं पाएगा। इतना लंबा चौड़ा आपका शरीर है और इसमें प्रत्येक एक एक सेल तक शुद्ध रक्त पोषण सहित, ऑक्सीजन सहित प्रत्येक अंग को मिलना बहुत आवश्यक है। जिस अंग को भी ये रक्त नहीं मिला, तो मान लीजिए वहाँ की रक्त वाहिनियों में कोई गड़बड़ी आ गई। अब ये गड़बड़ियाँ क्या है? ये क्यों मार्ग सकड़ा हो जाता है, मुसीबत हमारी आती है, तो उसके कारण क्या है, उन पे हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। रक्त वाहिनियाँ सकड़ी क्यों होती है? रक्त वाहिनियाँ इसलिए सकड़ी होती है कि एक तो हमारा भोजन का, जो आधुनिक ज़माने में, पिछले ज़माने में बहुत कम इस प्रकार की चीज़ें होती थी। अब दिन पर दिन इतनी प्रकार की भोजन में रुचि के अनुसार आपके मिर्च मसाले का प्रयोग होने लगा है। और एक खाने की आदत, खाना अगर मिलता रहे तो आदमी दिन भर खाता रहे। उसको ये कोई प्रकार का रोक टोक ही नहीं कि चलो एक बार करना है भोजन, फिर उसके 4 घंटे बाद नहीं करना है। वो तो जब भी भोजन दिखा, जब भी अवसर मिला तो ये आदत बिगड़ी हुई है। तो हमें उन आदतों पे भी कंट्रोल करना होगा। भोजन की क्वालिटी को भी हमको देखना होगा, उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो रक्त यदि शुद्ध है आपका और उसमें सार भाग जो भोजन का मिला हुआ है,
उसमें पोटेशियम की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, सोडियम की मात्रा उसमें थोड़ी कम होना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए विशेष रूप से। तो फल है जितने भी, वो सभी में अधिकतर पोटेशियम होता है। साग सब्जियां ताज़ी जो होती है उनमें भी पोटेशियम होता है। एसिडिक भोजन जो होता है उसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। अब एसिडिक भोजन, आपको पिछली बार में इसके अपन ने चर्चा की थी। एसिडिक भोजन क्या होता है? जैसे सब्जी भी आप लेके आए बाजार से, मार्केट से, और यदि आपने उसको चूल्हे पर पकाया, उसको खूब तेल वगैरह लगा के, छोंक लगा के, मिर्च मसाले डाल करके सब्जी को बनाए, अब ये सब्जी तो आपकी क्षारी रही नहीं, ये तो सारी एसिडिक हो गई। अल्कलाइन फूड जो है वो हमारे लाभकारक है, स्वास्थ्यदायक है। वो अल्कलाइन फूड के लिए हमको फल, साग सब्जियों का सेवन ये अधिक मात्रा में करना चाहिए। इससे जो पच कर के जो सार भाग बनता है भोजन का रस रूप में, वो ब्लड में जा कर के फिर आपके प्रत्येक अंग को उचित पोषण देता है, और रक्त नलिकाएं सिकुड़ती भी नहीं है। यदि आपने भोजन में ज़्यादा फैट्स का उपयोग किया, ज़्यादा भारी भोजन का उपयोग किया, तो नलियों में वो कचरा ठसते ठसते और नली संकुचित हो जाती है, सकड़ी हो जाती है, नली का मार्ग सकड़ा हो जाता है। और फिर हार्ट को रक्त पहुंचाने के लिए अधिक मेहनत करना पड़ती है। रक्त की मात्रा बराबर पूरे शरीर में पहुंचे, इसके लिए हृदय परेशान होता है, जोर जोर से धड़कता है, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो रक्त नलिकाओं में भी प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि सकड़ा मार्ग और रक्त को जल्दी पहुंचना है, ज़्यादा मात्रा में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा? दबाव नलियों का इतना है कि रक्त पहुंचने में बड़ी मुश्किल आ रही है। तो कई अंगों को रक्त नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में आपकी जिनको रक्तचाप रहता है, आंखों पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली, रक्त ने अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला, गुर्दे खराब हो जाते हैं। गुर्दे खराब होने से जो काम गुर्दे का है साफ सफाई का, साफ सफाई का काम गुर्दे अगर नहीं कर पाएंगे तो शरीर में कचरा और ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो उससे भी रक्त दूषित होगा। तो उत्तरोत्तर एक बीमारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। अब इनका उपाय क्या है कि हम भोजन ठीक करें, भोजन को सुधारें, हमारी खाने पीने की आदतें सुधारें और भोजन की क्वालिटी सुधारें। उनमें विटामिन्स का अभाव न हो, खनिज अच्छे हों, और प्रिपरेशन के समय उनका ध्यान रखें कि वो नष्ट न हो जाएं। उचित तत्व हम लेके आते हैं फल के द्वारा भी, सब्जियों के द्वारा भी, लेकिन बनाते समय हम उनको बिगाड़ देते हैं। एक कारण तो ये है भोजन का। दूसरा कारण आधुनिक समाज में जो आज एक बहुत बुरी व्याप्त हो गई है, ये तनाव, तनाव और दबाव, ये दिन रात हमको परेशान किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग एक आधुनिक समाज से बिल्कुल दूर जिनका जीवन होता है, जंगलों में रहते हैं, उन लोगों के ऊपर तनाव और दबाव नाम की कोई चीज नहीं होती। उनका भोजन भी सादा होता है और वो रक्तचाप और हृदय रोग की बीमारी को पहचानते ही नहीं। जितना पढ़े लिखे लोग और आधुनिक समाज में हम रहने वाले लोग हैं, वही लोग हृदय रोग को और रक्तचाप को पहचानते हैं, वही इसमें बुरी तरह से परेशान है। तो एक बड़ी चीज हमको देखने में ये आती है कि प्राकृतिक जीवन आधुनिकता से थोड़ा सा दूर। अब आधुनिकता को तो हम छोड़ नहीं सकते, समाज में रहते हैं, परंतु फिर भी हमको ये ध्यान तो रखना पड़ेगा कि हमारा जीवन बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल हो, भोजन हमारा प्रकृति के अनुकूल हो, रहन सहन हमारा प्रकृति के अनुकूल हो। बहुत सारी बातें हैं।
मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि कारण क्या है। उच्च रक्तचाप बढ़ने के कारण एक तो वंशानुगत होता है कि भाई पिताजी को हुआ था, उनके दादाजी को भी हुआ था, तो उसमें सभी लोगों को नहीं होता है। कुछ प्रतिशत 15%, 100 में से 15 लोगों को संभावना रहती है कि ये वंशानुगत हो सकता है। दूसरा कारण, मुख्य कारण ये होता है तनाव और दबाव। होता क्या है तनाव की स्थिति में, अब तनाव क्यों होता है? देखिए, विद्यार्थी पढ़ रहा है और कंपटीशन में बैठा है, उसके दिमाग में दिन रात तनाव बना रहता है कि मैं कैसे और लोगों से ज़्यादा नंबर लेके आऊँ और परीक्षा में सफल होकर के मैं अच्छे जॉब ढूंढ लूँ। बड़ा तनाव। आज देखा होगा आपने कि नई उम्र के लड़कों को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है और हृदय रोग हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। कितने लोगों को हम अनुभव कर रहे हैं, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश लोग सब अभी बता देंगे कि हाँ, हमारे रिश्तेदार को ऐसा हुआ था, हमारे फलाने को ऐसा हो गया था। तो ये कारण क्या है? व्यर्थ का एक हमने इस जमाने में एक शौक पाल लिया है, कंपटीशन। अब इससे कोई बच भी नहीं सकता, इसको कोई छोड़ भी नहीं सकता। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की तमन्ना हर पालक रखते हैं, परंतु इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर जिसको वो सहन नहीं कर पाते हैं, और नतीजा होता है उनके जीवन समाप्त हो जाता है। अब इससे कैसे हम पार पाएं, इससे कैसे निकल पाएं हम बाहर, इसके लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। इसके लिए भी कोई सहारा लेना पड़ेगा कि पढ़ाई भी हो जाए और तनाव भी कम हो जाए उनका। इसमें योग आपकी मदद कर सकता है। अच्छा आहार, फल, साग सब्जी का, ताज़ी हरी सब्जियों का प्रयोग, अंकुरित अन्न का प्रयोग और योगासन वगैरह, इस प्रकार से हम उनके तनाव को कम कर सकते हैं। जॉब के लिए पढ़ना तो पड़ेगा बच्चों को, तो ऐसी स्थिति में हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरा कारण, ये तो बच्चों में और हर व्यक्ति में तनाव का, आजकल जितने भी बिजनेस धंधे हैं सब में तनाव मिलता है। अब उसका इलाज कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसके बाद और कुछ कारण गिनाता हूँ। उत्तेजक चर्चा, अधिक बोलना, इसको तो हम टाल सकते हैं ना। आप व्यर्थ की बातों में, जिनका हमसे कोई लेना न देना, और लगातार हम जोर जोर से बात करते हैं, बड़े जोश में आ जाते हैं बात करते समय। अब आप लोग ये नहीं जानते कि इस उत्तेजक चर्चा का परिणाम क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा शरीर हमारी हर चर्चा से प्रभावित होता है। आप शांति से बोलेंगे तो प्रभावित होगा, आप क्रोध करके बोलेंगे तो उससे भी प्रभावित होगा, आप जोर जोर से लगातार बोले जाएंगे उसका भी प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होता है, एक थोड़ा सा मैं आपको इसका संकेत देता हूँ। हमारे शरीर में हार्मोनल ग्लैंड्स होती है, वो हमारे व्यवहार के अनुसार उनके हार्मोन निकलते हैं। यदि आप शांत चित्त से बैठे हैं तो गुड हार्मोन्स, स्वास्थ्यप्रद हार्मोन्स आपके शरीर में उनका स्राव होगा। यदि आप क्रोध में बात कर रहे हैं, जोश में बात कर रहे हैं, तो एक एड्रेनलिन नाम की ग्रंथि आपके पेट में होती है, और उसमें से कार्टिसोल नामक एक हार्मोन निकलता है। कब निकलता है? कि जब आपको क्रोध आता है या आप किसी से झगड़ रहे हैं, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं, तो हमारे शरीर के सेल उसको अनुभव करते हैं। वो सोचते हैं कि हमको इस समय किसी से लड़ना है, तो लड़ने के लिए क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। तो शक्ति हमारे शरीर में कैसे आए, उसके लिए वो हार्मोन निकलता है कार्टिसोल। ब्रेन को संदेश जाता है कि शरीर को किसी से भिड़ना है, लड़ना है, दौड़ना है, तो वो एनर्जी प्रोसीड करता है।
कैसे करता है? लीवर को आदेश देता है। लीवर हमारे पास हमेशा ग्लाइकोजन, ग्लूकोज के रूप में शक्ति का संचय अपने पास रखता है। वो फौरन उसमें से ढेर सारी शक्ति रिलीज कर देता है। आपके खून में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है तुरंत। ग्लूकोज शक्कर है, और वो शक्कर क्या करती है? आपके रक्त में शक्कर की मात्रा को बढ़ा देता है। ये एनर्जी है, वो जल करके ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा पैदा करती है। अब ऊर्जा पैदा हो गई, ऊर्जा पैदा हो गई, हृदय की धड़कन बढ़ गई, श्वास की गति बढ़ गई। यदि नतीजा क्या हुआ? आपके जोर से बोलने से, क्रोध करने से आपके शरीर में क्या पैदा हो गया? विष पैदा हो गया। और बड़ी जोर जोर से श्वासें चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून गर्म हो रहा है, चेहरा आपका तमतमा जाता है, आंखें लाल हो जाती। ये लक्षण तो सभी ने देखे होंगे आपने। और उस समय यदि आप मापेंगे आपका ब्लड प्रेशर, तो बढ़ा हुआ मिलेगा। अनावश्यक रूप से बढ़ा लिया आपने। जरा सी आपकी आदत कि हम तो जोर से बोलेंगे, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? सब मिलकर उनकी बात सुना रहे, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो और जोर से बोलना शुरू करेगा वो। लेकिन इधर अंदर क्या हुआ है, इसमें आपका ध्यान नहीं। अब ये रोग तो हमने बुलाया, ये कोई मच्छर काटने से या किसी और जानवर के काटने से या कीटाणु के कारण ये रोग नहीं हुआ। ये तो आपकी आदत के कारण हुआ। तो एक अधिक बोलना, उत्तेजक चर्चा में भाग लेना, इससे आप बचें। अब आगे हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि। भोजन जब हम करते हैं तो स्वाद के कारण ही ज़्यादातर करते हैं, और आवश्यकता के हिसाब से जब स्वादिष्ट भोजन बनेगा तो हम ज़्यादा ही खा लेंगे, हमारी पाचन शक्ति से भी वो ज़्यादा हो जाएगा। अब पाचन शक्ति से ज़्यादा हो जाएगा तो अनपचा भोजन हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। यही अनपचा भोजन ब्लड के साथ साथ हमारी रक्त की नलिकाओं में पहुंचेगा और वहाँ कचरे के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा। इसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और नसों को सकड़ा कर देगा। ब्लड का जो फ्लो है वो उसमें अवरोध आ जाएगा। तो अवरोध आने से हृदय को जोर जोर से पंप करना पड़ता है, एक तनाव बढ़ता है नसों के अंदर। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा लिया आपने, ये कारण हुआ। आगे इसको भी छोड़ के आगे चलते हैं हम। शक्कर का ज़्यादा उपयोग, मीठी चीज़ों का ज़्यादा सेवन, और घी वगैरह, तेल वगैरह, इनका ज़्यादा प्रयोग, इनसे भी आपको रक्तचाप बढ़ाने में ये भी कारण बनते हैं। इससे आगे मैं चलता हूँ, चाय, काफ़ी आदि उत्तेजक पदार्थ। ये हमारी आदत है, चाय के बिना हम किसी का स्वागत करें तो अधूरा ही रहता है। चाय तो होना ही होना। तो चाय बनती है शक्कर से, शक्कर के बिना चाय आप पी नहीं सकते, तो शक्कर का प्रयोग ज़्यादा होता है। ये चाय उत्तेजक है, कॉफ़ी भी उत्तेजक है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो चाय नहीं पीते, हम तो काफ़ी पीते, वो तो और ख़तरनाक हो गई। काफ़ी पीना एक हमारी ये कि हम तो भाई ऊंचे लोग हैं, हम चाय क्या, हम तो उससे भी ऊंचे कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं। पर आप नहीं जानते कि चाय से ज़्यादा नुकसान आपका कॉफ़ी करती है। अब कॉफ़ी और चाय ये उत्तेजक पे ही माने जाते हैं, उत्तेजक माने जाते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट को भी खतरा होता है। और इससे आगे बढ़ता हूँ मैं, धूम्रपान और शराब। धूम्रपान स्वयं में जो है कफ हमारी जबान में, हमारी श्वास नलियों में, हमारे फेफड़े में, और उसी हिसाब से वो रक्त में भी, रक्त नलिकाओं में भी। शराब, शराब तो आप देख ही लीजिए कि एक प्रकार का एसिड है, एसिडिक है पूरी तरह से। ये गुर्दे और लीवर, फेफड़े, तमाम शराबियों के समाप्त हो जाते हैं, उनकी आयु भी ज़्यादा लंबी नहीं होती है। इसके बाद में चलता हूँ, एक कारण और है आपके पास, भय। भय बिना कारण इसके। अब भय क्यों लगता है? आदमी बहुत, यदि वो सत्यवादी है, अच्छे काम करता है और सादा जीवन है, तो उसको भय नहीं लगता।
भय लगता है कि इनको जो अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, वो लोग भयभीत रहते हैं। देख लीजिए, हमारे आदत में इन चीज़ों का होना, ये हमारे लिए उच्च रक्तचाप को बुलाने वाला है, हृदय रोग करने वाला है भय। तो आप भयभीत न रहें, निडर रहें और भय मुक्त रहें। ये योग आपको सिखाता है, ये व्यवस्था योग में है। आप ध्यान करेंगे, निर्भीक रहेंगे, आप सत्यवादी रहेंगे, निर्भीक रहेंगे, आप किसी को धोखा नहीं देंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे, विनम्रता से रहेंगे, तो आपको भय नहीं रहेगा। एक ये कारण भी होता है। एक कारण होता है मोटापा, ज़्यादा वजन, अनावश्यक वजन। क्योंकि भार जितना होगा वो उसका पोषण तो हमारा हृदय करेगा ना, रक्त भेज करके। तो हृदय को अतिरिक्त काम दे रहे हैं हम, हृदय से हम ज़्यादा काम ले रहे हैं। कौन लोग? जो वजनदार हैं, जो मोटे हैं, व्यर्थ में भार को ढोते रहते हैं। उनकी आधी शक्ति शरीर की तो अपने भार को वहन करने में ही खर्च हो जाती है। फिर यदि वो काम भी करेंगे तो पूरी ताकत से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधी ताकत तो शरीर ही ले ले रहा है उनकी। काम के प्रति उनमें शक्ति कम हो जाएगी, इसलिए वो सुस्त रहेंगे, आलसी रहेंगे, बैठना वो पसंद करेंगे। तो मोटापा स्वयं में रोगों का कारण होता है। वो तो कोई मोटापा भी रोग है और वो अन्य रोगों का कारण भी बनता है, खास करके रक्तचाप, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो वजन और मोटापा यदि आप में है तो योग उसका भी इलाज करता है, प्राकृतिक चिकित्सा उसको भी देखती है। इसकी चर्चा चिकित्सा की हम जब करेंगे आगे तो उसके लिए बात करेंगे। अगला कारण है तेज मिर्च मसाला और नमक का प्रयोग। ये भी रक्तचाप को बढ़ाता है। जो कि आज मनुष्य जब भोजनालय में जाता है तो उसकी रुचि होती है, वही मिर्च मसाले तो होने ही चाहिए। आप देख लीजिए अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को, कि क्या आपके पास ऐसा है, आप उससे बच सकते हैं। अब इसके लक्षण, यदि रक्तचाप आपको है तो क्या लक्षण आप में होंगे इसके? तो एक तो हृदय खराब हो जाता है उससे, ये प्रभाव है। गुर्दे खराब हो जाते हैं, मस्तिष्क विकृत हो जाता है, आंखें क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब इसके जो लक्षण हैं, उनमें सर दर्द लगातार होना, चक्कर आना, मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करना, जब कोई काम करने जाते हैं तो हाँफ चलती है, जल्दी जल्दी श्वासें चलती है, हृदय धड़कता है। और जो भी आप लोगों में इसका अनुभव करता होगा वो मुझसे भी ज़्यादा उसका जानता होगा कि रक्तचाप के समय क्या क्या लक्षण होते हैं। अब इसके आगे हम यौगिक उपचार अगर इसका करें, आप लोग एलोपैथिक उपचार करना तो आप जानते होंगे, हालांकि मुझे तो इसका काम नहीं पड़ता है ज़्यादा, लेकिन मैं यौगिक उपचार और प्राकृतिक चिकित्सा के उपचार इसके लिए आपको बताऊंगा। तो उपचार करने में ज़्यादातर योग निद्रा, जिसका अनुभव आपको है, पिछली बार भी हमने देखा था। लोम विलोम प्राणायाम। लोम विलोम प्राणायाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। हमारे शरीर में दो प्रकार की शक्ति काम करती है। एक हमारी विचारिक शक्ति, मानसिक शक्ति, और दूसरी होती है हमारा शारीरिक बल, शारीरिक शक्ति। दोनों शक्तियों में संतुलन होना चाहिए। जब संतुलन होता है तो मनुष्य स्वस्थ रहता है, और जब इसमें असंतुलन पैदा हो जाता है तो इससे संबंधित रोग होने लगते हैं। प्राण शक्ति को हम शारीरिक बल बोलते हैं और मानसिक शक्ति को हम चित्त शक्ति कहते हैं। मन में जो विचार चलते हैं, अनेक प्रकार के विचार चलते हैं,
और मानसिक रूप से भी व्यक्ति बहुत सारे अपराध कर लेता है। बहुत सारे लक्षण उसमें ऐसे मिलते हैं जिनसे उसकी श्वासें बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है, केवल मन में विकार आने से। तो मानसिक विकारों से हम बचें और प्राण बल हमारे शरीर में बराबर होना चाहिए। आजकल हम शारीरिक श्रम कम करते हैं, तो शारीरिक श्रम जब हम कम करते हैं तो प्राण शक्ति कैसे बढ़ेगी? तो योग में जब हम सूर्य नमस्कार लगाते हैं और थोड़े से ऐसे तीव्र गति के जब हम आसन करते हैं तो उससे हमारे शरीर की प्राण शक्ति बढ़ती है। चित्त शक्ति में ध्यान, प्राणायाम, योग निद्रा, शिथिलीकरण, ये चीज़ें आती हैं जिनका भी आपको अनुभव है, आप रोज ही योग में करते हैं उनको। तो चित्त शक्ति और प्राण शक्ति के लिए हम लोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसको जरा आप समझें। हमारे दो स्वर हैं, एक हमारा दाहिना स्वर है, इसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, और हमारा एक बायां स्वर है, इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे चित्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और पिंगला नाड़ी हमारे प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम लोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो इन दोनों में संतुलन लाते हैं, अर्थात हमारे शरीर में प्राण बल, हमारे शरीर में मानसिक बल, दोनों में संतुलन रहे। ये संतुलन जब रहेगा तो रक्तचाप भी आपका सामान्य रहेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम बीमारी को ठीक करने के लिए प्राणायाम का सहारा लेते हैं, हम हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम का सहारा लेते हैं। लोम विलोम प्राणायाम में ये व्यवस्था है। हमारी ईड़ा नाड़ी हमारे दाहिने मस्तिष्क से सीधी संबंधित है और हमारे बाएं मस्तिष्क से हमारी पिंगला नाड़ी संबंधित है। दाएं मस्तिष्क का काम क्या है? दाएं मस्तिष्क में से जुड़े हुए हमारे शरीर के जो भीतरी अंग हैं, पाचन संस्थान, हृदय, फेफड़े, जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं वो सारी हमारे दाहिने मस्तिष्क से संबंध रखती। अनैच्छिक गतिविधियों में आप पाचन संस्थान को लीजिए, सारा भोजन का पचना, उसका रक्त बनना, शरीर को लगना, रक्त शोषण और मल का विसर्जन, पाचन का पूरा मुख से लेकर के गुदा तक का सारा काम हमारे दाहिने मस्तिष्क का काम। हृदय का चलना, हृदय धड़कना, श्वास चलना, फेफड़े का श्वास को लेना छोड़ने का काम, हार्मोनल ग्लैंड्स जितनी भी है हमारे शरीर में वो भी अनैच्छिक है, हमारी इच्छा के अंतर्गत नहीं आती। हम यदि मन में सोच लें कि हमारे वो हार्मोन की कमी है और वो हमारे हार्मोनल ग्लैंड छोड़ दें, ये हमारी इच्छा है, ऐसा वो नहीं होता। अनैच्छिक है वो हमारी इच्छा के बिना ही चलती है। अब हृदय धड़कता है, आप सो जाओ जब भी धड़कता है, आपको पता नहीं तब भी धड़कता है। हृदय के साथ साथ फेफड़े, श्वास हमारी चलती रहती है। आप गहरी निंद्रा में होते हैं तब भी श्वास आपकी चलती है, तब भी आपका भोजन पचता है, तब भी रक्त संचालन आपके शरीर में होता है। ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो इनका संबंध हमारे दाहिने मस्तिष्क से है और दाहिने मस्तिष्क का संबंध हमारे ईड़ा नाड़ी से यानी बाएं स्वर से। इसीलिए हम लोम विलोम प्राणायाम करते हैं। एक बार हमने इससे लिया तो दाहिने मस्तिष्क को एक्टिव किया, बाएं से हमने लिया, बाएं मस्तिष्क को एक्टिव करने के लिए हमने दाहिने स्वर से श्वास लिया। तो लोम विलोम का मतलब यही होता है। अब इसमें भी थोड़ी सी चर्चा के आया है समझ, तो मैं बता देता हूँ। लोम विलोम प्राणायाम केवल श्वास को लेना छोड़ना नहीं होता। कैसे होगी एक्टिव? यदि हम श्वास ले भी रहे हैं और मानसिक रूप से हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अर्थात कि हम कुछ सोच रहे हैं या हम अपने शरीर को छोड़कर ही कहीं बाहर चले गए हैं, वो विचार कर रहे हैं और उंगली हमारी नाक पे रखी है और श्वास चल रही है, तो वो प्राणायाम नहीं होता।
आपके मस्तिष्क को ये पता होना चाहिए कि मैं बाएं स्वर से श्वास ले रहा हूँ। और वो कैसे पता होगा? जब आप दाहिने स्वर को बंद करके और बाएं स्वर से श्वास लेते हैं, तब आपकी नाक के नथुने से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आपको शीतल शीतल वायु का स्पर्श महसूस होता है। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे, कोई लोग अनुभव करते होंगे, कुछ ने नहीं किया होगा तो करके भी देख लेना। ये जो स्पर्श है, हमारे मस्तिष्क को जब पता चलता है कि मैं श्वास ले रहा हूँ, वो सीधा कनेक्ट हो जाता है हमारे स्वर से मस्तिष्क, हमारा दाहिना। वो कनेक्शन होना ही उसका एक्टिव होना है। जैसे आपके शरीर में कहीं दर्द होता है, कोई पिन चुभता है, कोई चींटी काटती है, तो मस्तिष्क को पता चल जाता है। इसका मतलब हुआ कि मस्तिष्क उस स्थान तक पहुंच गया। इसी प्रकार से जब आपको खुजली चलती है तो आपको पता है कि पेट में खुजली किस स्थान पे चल रही है। ये किसको पता हुआ? मस्तिष्क को। यानी मस्तिष्क सीधा उससे कनेक्ट हो गया। तो हमारे मस्तिष्क को हम दाहिने स्वर से या बाएं स्वर से कनेक्ट करते हैं, तब वो एक्टिव होता है और तब वो चार्ज हो जाता है। इस प्रकार से हम मस्तिष्क को चार्ज करने के लिए लोम विलोम प्राणायाम करते हैं। केवल श्वास लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये तो श्वास का काम है, ये प्राणायाम का काम नहीं है। प्राणायाम का काम है आपके मस्तिष्क को, दोनों भागों को समान रूप से एक्टिव करना। यदि एक भाग ज़्यादा एक्टिव हो गया है तो आपकी मुसीबत हो जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा और आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इसलिए दोनों मस्तिष्क हमारे बैलेंस में रहें, इसलिए हम रोज रोज लोम विलोम का प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन भी इसी का अंग है, उसके कुछ काम और अलग हैं। तो अगर रक्तचाप आपका सामान्य करना है, ब्लड प्रेशर आपका सामान्य करना है, आप लोम विलोम प्राणायाम कीजिए। लेकिन कैसे करेंगे? आप रोज करते हैं। यदि हम श्वास लेते समय कोई गाना हमने चालू कर दिया, संगीत चालू कर दिया, तो हमारा मन कहाँ लग गया? संगीत में। श्वास में, स्वर में जो महसूस हो रहा है उसको हमने महसूस किया ही नहीं। हम फ्री कहाँ हैं? हम तो भजन सुन रहे हैं, या हम कोई संगीत सुन रहे हैं, या हम किसी की बातें सुन रहे हैं। जब हमारा मन उस सुनने में लग जाता है तो उस समय वो एक्टिव नहीं होता है। श्वास का स्पर्श स्वर नाक के अंदर हमको महसूस होए, और इसके लिए अभी मैं एक बीच में एक बात और भी बता दूं। हम नैतिक क्रिया करते हैं तो उससे ये काम और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नाक में वो भाग जो साइनस कहलाता है, वो साइनस बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो वहाँ स्पर्श जैसे ही हवा का हुआ, तुरंत मस्तिष्क को बड़ा तेजी से पता चलता है। यदि आप नैति नहीं करते और मल जमा हुआ है नाक में, तो श्वास का स्पर्श मस्तिष्क को पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नैतिक क्रिया इसमें कितना सहयोग देती है। आप जब भी प्राणायाम करें तो डेली नहीं तो तीसरे दिन, चौथे दिन नैतिक क्रिया अवश्य करें। नैतिक क्रिया करें, कुंजर क्रिया भी करें, क्योंकि गले में जब श्वास का स्पर्श जाता है तो गला कुंजर से साफ होता है, कुंजर क्रिया से साफ होता है। श्वास नली हमारी पूरी, वायु नली हमारी पूरी इसी से साफ होती है, कुंजर क्रिया से। इधर नैतिक क्रिया, इधर कुंजर क्रिया। ये आप लगातार नहीं तो तीसरे दिन, चौथे दिन भी करते रहेंगे तो ये श्वास श्वास का जो प्राणायाम हम करते हैं ये सफल होगा। प्राणायाम करने के पीछे भी ये षटकर्म का बहुत बड़ा महत्व है। पेट साफ होना, हल्का होना। तो जब आप श्वास लेते हैं तो जहाँ तक वो अंदर जाएगी पेट तक, तो वहाँ स्पर्श भी आपको, मस्तिष्क को पता चल जाएगा कि हाँ श्वास हमारी वहाँ तक गई। पानी आप पीते हैं तो आपकी पूरी वायु नली, अन्न नली, कहाँ तक पानी की ठंडक जा रही है वहाँ तक मस्तिष्क को पता चलता है। मस्तिष्क को ये पता जब चलता है तो मस्तिष्क उस भाग को शुद्ध भी कर देता है, एक्टिव भी कर देता है और उससे पूरी तरह से जुड़ जाता है। हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर के रोम रोम से जुड़ा हुआ है।
लेकिन हम कोई भी क्रिया जब करते हैं तो उस समय दिमाग हमारा अलग ही कुछ काम करता है। या तो हम संगीत सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, या आंखों से कहीं हमने कोई चीज नजर आ गई तो मस्तिष्क हमारा वहां चला गया। सुनने के अलावा भी हमारे आंखों से जो चीज हम देखते हैं, यदि आंखें बंद क्यों करते हैं प्राणायाम के समय? क्योंकि आंखों के द्वारा भी मन बाहर जाता है, तो मन को अंदर रोकने के लिए हम आंखें बंद कर लेते हैं। ब्राह्मी करते समय तो हम कान भी बंद कर लेते हैं, ताकि पूरी तरह मस्तिष्क हमारा उस आवाज के साथ संलग्न हो जाए। तो आपके योग में, प्राणायाम में मस्तिष्क को साथ में संलग्न करना बहुत आवश्यक है। ये केवल रक्तचाप ही नहीं, आपके तमाम रोगों के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके मस्तिष्क की उन्नति के लिए ये सब क्रियाएं बहुत जरूरी है। तो षट कर्म का महत्व आप समझें। षट कर्म से सारे रोगों की निराकरण हो जाता है, और मस्तिष्क पूरी तरह से आपसे शरीर के एक एक क्रियाओं से जुड़ जाएगा, हार्मोनल ग्लैंड से भी जुड़ जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हार्मोनल ग्लैंड तक हमारा मस्तिष्क पहुंचता ही नहीं। सेंसेशन सेंसेशन बहुत जरूरी है, और वो षट कर्म के बिना होता नहीं। जितना हमारा शरीर शुद्ध साफ होगा, मस्तिष्क हमारे एक एक रोम रोम से जुड़ा रहेगा और उसकी क्रियाओं को व्यवस्थित करता चला जाएगा। ये चीजें आपको कुछ अजीब सी लगती होगी कि ये योग से कहाँ हट के बात कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, हम योग में इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि जो हम गलत कर रहे हैं तो हम करते ही चले जा रहे हैं। हम कभी अध्ययन करें योग के बारे में, योग की बहुत सारी किताबें हम पढ़ें, तो हमको पता चलेगा कि जो हम कर रहे हैं वो उससे हम वास्तविकता से दूर है कि उसके पास है। तो ये बीच में थोड़ा व्यवधान समझ लें, या अतिरिक्त बातें थी जो मैंने आपको लोम विलोम के माध्यम से बता दी कि हम लोम विलोम के माध्यम, लोम विलोम है ही क्या? दोनों मस्तिष्क का संतुलन, दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं, तो दोनों में संतुलन हो गया। शरीर चूंकि एक हमारा समुच्चय है, हर अंग इसमें मिले हुए हैं और उन सब में आपस में तालमेल है। ये तालमेल ही हमारे दोनों मस्तिष्क का संतुलन होने से होता है। भोजन का पचना, आपने जैसे जबान पर भोजन किया और एक कोर आपने जबान पर रखा, उस समय आप मोबाइल भी देख रहे हैं, उस समय आप टीवी भी देख रहे हैं, उस समय आप दोस्तों से चर्चा भी कर रहे हैं। आपकी जबान पर जो स्पर्श हुआ भोजन का, रस का, उसको मस्तिष्क से आपने जुड़ा ही नहीं। पता नहीं चला कि जो खाया था वो मीठा था कि नमकीन था कि चरका था, या हमने जो सामान भोजन के रूप में लिया है, प्रयोग किया, वो था क्या? आपने क्या चीज खाई, यही पता नहीं आप। यानी आपका मस्तिष्क उस समय बातों में व्यस्त था, या मोबाइल में व्यस्त था, या टीवी देख रहे थे। तो अब आप तय करें कि भोजन करते समय हमको कितना अलर्ट रहना चाहिए, उस भोजन के प्रति अलर्ट, सारे काम छोड़ के। इसलिए हमारे पुराने लोगों ने जो नियम बनाए हैं, उन्होंने कहा कि भोजन एकांत में हो, भोजन मौन रह के करना। ज्यादा लोगों के बीच में भोजन करोगे तो भोजन का स्वाद वो आने ही नहीं देंगे आपको, तो आपका मन तो बाहर चला जाएगा, आपका मस्तिष्क तो रहेगा ही नहीं उस भोजन के साथ। जो भोजन आप स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं वो तो मात्र एक ढकोसला हो जाएगा। पेट भरना अलग बात है, भोजन करना एक अलग बात है। भोजन हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, और पेट तो इसलिए भरते हैं कि जितना सामान बाहर दिख रहा है सब अंदर होना चाहिए। वो तो एक थैले का उपयोग, आपने कोषालय बना लिया पेट को। तो इस प्रकार से जो भोजन किया जाएगा तो उससे ब्लड प्रेशर ही नहीं, हार्ट अटैक नहीं, इस तमाम सैकड़ों रोग आपको पैदा हो जाएंगे। आदतें यदि हमने भोजन की सुधार ली, हमने आदतें हमारे प्राणायाम करते समय सुधार ली, मन का उपस्थित रहना, मन का संयुक्त हो जाना आपकी क्रिया से, यही आपके लिए आवश्यक है। तो अब हमने अपने मन से जितनी बात करना थी, 7:30 हो गए हैं, आपका प्रश्नोत्तर का समय है। आप भी हमसे चर्चा में सम्मिलित हो जाएं, तो इसके माध्यम से कुछ बातें रह गई होगी वो भी प्रकट हो जाएगी।
विषय रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी है हमारी। थोड़ी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज़ कम आ रही है? ब्लड प्रेशर से निगड़ित आपने बहुत सारे बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी, जैसे कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके उपचार। ये भी आपने बताया कि हमारे शरीर का रक्त संचार कैसे होना है और क्यों हमारे प्रेशर आ जाता है और हमें क्या खाना चाहिए और कैसे हमें पूरा उससे निवारण हो सकता है योग और प्राणायाम से भी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सदन ने दी और सबने किया है ध्यानपूर्वक और इसीलिए एक सनराइज हुआ है। आदरणीय रमेश डॉक्टर मेरा जी भाई सबका तो आदरणीय आपका स्वागत है। जी ओम। ओम। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही अच्छी और बात। आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता महोदय ने जो आज हमें एक और नई दृष्टि हमारे अनुलोम विलोम के माध्यम से उन्होंने बताया है कि आपको सठ कर्म में भी इसका उपयोग करना चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि जो नेति की आपने बात की जी। कि तो नेति हमें जल नेति करना है या सूत्र नेति करना है और इसके संबंध में थोड़ा सा आप बताएं जी हो। देखिए, आप जल नीति ही कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है। आप सूत्र नीति और कर लेते हैं तो और अच्छा है, और नहीं कर पाते हैं तो जल नीति ही आपके लिए पर्याप्त है। हमारा इस साइंस जो ये साइनस है, ये साइनस में यहाँ पर नाड़ियाँ हैं। उन नाड़ियों के ऊपर जो कचरा जम जाता है तो वो सेंसेशन नहीं हो पाता। हमको पता भी नहीं चलता है कि हम श्वास ले रहे हैं या हमारे पानी या नाक के अंदर या जा रहा है, पता नहीं चलता। पता किसको चलना चाहिए? मस्तिष्क को। जब मस्तिष्क को आपके सर्दी जुकाम के समय पता नहीं चलता है कि आपकी श्वास चल रही, मस्तिष्क को कुछ नहीं मालूम। तो ये जब कचरा हटता है नाड़ियों के ऊपर से तो नाड़ियाँ एकदम सेंसिटिव हो जाती है और उनके ऊपर जरा सी हवा का स्पर्श हुआ, पानी का स्पर्श हुआ, किसी कचरे का कीटाणु का स्पर्श हुआ तो जैसे छींक आती है। वो छींक क्यों आती है? सेंसेशन बढ़ जाता है। सेंसेशन बढ़ते ही उसको पता चलता है कि कोई चीज़ अनावश्यक रूप से नाक में आ रही है, तो वो छींक के माध्यम से तुरंत उसको फेंक देती है बाहर। तो ये सेंसेशन बढ़ाना हमारा जल नीति का काम है। कचरा साइनस का जब साफ हो जाएगा तो सेंसेशन बढ़ा रहेगा और आपकी थोड़ी सी श्वास भी आप लेंगे तो मस्तिष्क को सीधी ठंडक उसकी पहुंचने लगेगी। ये तो आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा कि जल नीति के पश्चात भस्त्रिका कपालभाति आप करके वो कचरा पानी वो भी निकाल देते हैं, तब आपका कितना ठंडा ठंडा स्पर्श श्वास का मालूम पड़ता है मस्तिष्क को। यही मस्तिष्क के अलर्टनेस से मस्तिष्क एकदम एक्टिव हो जाता है, जागृत हो जाता है। तो जल नीति पर्याप्त है आपको। जी ओम जी ओम। और आगे आदरणीय डॉक्टर हुसैन लाल राउत जी। आज की और आदरणीय जी जुड़े हैं सोनी साहब। वैद्य जी, आप मुस्कुराहट का राज क्या है वो बताएं। ये आप लोगों के सामने बैठना ही इसका राज है। आप लोग बड़े प्रेम से बातचीत करते हैं तो और इससे और क्या चाहिए मुझे मुस्कुराने के लिए। शरण जी आप मेरा खुद दिखाओ ना अपना मुस्कुराहट का राज। जी ये शरद वर्मा जी हैं आदरणीय भाई साहब, ये शरद वर्मा जी हैं जो मुस्कुराहट का राज पूछ रहे हैं, क्योंकि आपकी हाँ, मुस्कुराहट से हम लोग सब मुस्कुरा जाते हैं। आपका चेहरा एक दर्शन मात्र से जो है हम लोगों को बहुत सुकून देता है। ये आप लोगों के स्नेह का प्रमाण है कि देखिए, आप अपना चेहरा मुस्कुराते रखेंगे तो सामने जो भी मिलेगा वो भी मुस्कुराएगा।
तो हम मुस्कुरा करके मुनीलाल सर भी वैसा बहुत मुस्कुराते हैं और बहुत ठाके से हंसते हैं वो भी। तो आपकी हंसी भी हमें बहुत अच्छी लगती है, आप जब हंसते हैं। तो आप बहुत तो बस अच्छी थोड़ी बात बहुत है। देर में हंस जरूर दिया करें आप। हम योग में एक हास्य का कार्यक्रम हमारे होता ही है, आप भी करते हैं। आपके स्वामी जी रामदेव जी तो और ज्यादा बहुत तेजी से हंसते हैं। हंसने वो से तो ऐसे हर बात में हंसने हंसने के लिए कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं कि लोग और हंसे। हर बात में हंसने के लिए कुछ ना कुछ कोई ऐसा बात कर देते हैं, परंतु स्वामी जी महाराज के लोग खुश रहे। बिल्कुल, ये बात तो होना चाहिए, इसीलिए योग में इसको शामिल भी कर लिया है। हंसने से हमारे चेहरे की मांसपेशियों का व्यायाम भी होता है, तो उससे चेहरा भी खिला हुआ रहता है, चेहरे पे चमक भी रहती है। क्योंकि हंसना एक आत्मा को प्रसन्न करना तो है ही, लेकिन चेहरे के व्यायाम हो जाता है हंसने से। आप हंसेंगे और सबको हंसवाएंगे, ये तो सिलसिला हम कायम रखेंगे दादू हाँ, के द्वारा। और हेलो, अब मेरा प्रश्न था। हाँ, सवाल मेरा एक है। प्रश्न था बहन जी, आदरणीय सोनी साहब से। हाँ, जी जी, मैं आदरणीय दादाजी से पूछना चाह रहा था कि हाइपरटेंशन के लिए क्या किया जाए। हाँ, उपाय देखिए, जी योग में मैं कुछ उपाय योग में बताता हूँ, कुछ भोजन में बताता हूँ, और फिर अगर ज़्यादा हो तो प्राकृतिक चिकित्सा भी बताता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का और शरीर का ऐसा ही संबंध है जैसे एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कुछ कर नहीं सकता है, ऐसे ही ये शरीर की हर क्रिया मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। अब इसमें मस्तिष्क को संचालित करने के लिए मस्तिष्क की जो शक्ति है वो पूरे शरीर को संचालित करती है। तो दो शक्तियों के माध्यम से करती है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। एक एक हमारे शरीर को क्रियाशील रखती है और दूसरी हमारे शरीर को विश्राम देती है। तो जब ये विश्राम लगातार क्रिया में शरीर रहता है तो हार्मोनल ग्लैंड्स हमारी अत्यंत उत्तेजक अवस्था में रहती है। उनको शांत करना, उनको शिथिल करना, ये काम होता है हमारी ईड़ा नाड़ी के द्वारा। ईड़ा नाड़ी आपको ठंडक देती, चंद्रमा बोलते हैं ना, सूर्य और चंद्र दो स्वर हैं हमारे, तो चंद्र हमेशा शीतल। अब देखिए, अब दिन होता है तो हम सारा काम करते हैं, दिन भर सूर्य रहता है, रात को सूर्य नहीं रहता है तब हम आराम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी दोनों नाड़ियों का बैलेंस होना चाहिए। एक हमको एक्टिव रखती है और दूसरी हमको सारी क्रियाओं से उपराम करके शीतलता प्रदान करके विश्राम करवाती है। रात को आप विश्राम करते हैं, रात को प्रभुत्व रहता है चंद्रमा का, चंद्र नाड़ी का। तो चंद्र नाड़ी जब आपकी एक्टिव होगी तो आप बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे। यह यौगिक उपचार है। आप अगर करना ही है आपको तो आप देखेंगे कि आपका सूर्यस्वर जब चलता है तब आप परेशान ज़्यादा रहते हैं, आपका मन बिल्कुल चित्त मुकाम पे नहीं रहता है, मन भी बहुत भागता है। लेकिन जैसे ही आप हमारे बाएं स्वर को चालू करेंगे, दाहिने को बंद करके लगातार इससे 150 श्वास इकट्ठी ले लेंगे तो धीरे 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 आप इतने शिथिल हो जाएंगे, आपका बीपी भी डाउन हो जाएगा, हृदय गति भी मंद हो जाएगी। ये अक्सर हम ध्यान में करते हैं, योग निद्रा में करते हैं। और अब इसका दूसरा उपाय, जिन कारणों को मैंने भोजन में बताया था कि हम एसिडिक भोजन कम करें, यानी इसकी चर्चा पहले करी थी मैंने कि 20% एसिडिक और 80% हमारा होना चाहिए अल्कलाइन फूड। अब अल्कलाइन फूड की पहचान क्या है? बिना पका हुआ भोजन, चूल्हे पर चढ़ा हुआ भोजन एसिडिक हो जाता है। चाहे आपका फल फ्रूट या सब्जी हो, यदि आपने चूल्हे पर उनका प्रयोग कर लिया, आग के हवाले कर दिया,
तो वो एसिडिक हो जाएंगे, वो अक्षारी नहीं रहेंगे। तो ये क्षारीय भोजन तमाम रोगों का निराकरण करता है, एसिडिक भोजन रोगों को पैदा करता है। 20% से ज़्यादा हुआ कि आपको रोग शुरू कर देगा। तो आप रक्तचाप को ठीक करने के लिए क्षारीय भोजन करिए, योग में शिथिलीकरण करिए। शिथिलीकरण, ध्यान, अजपाजप, अंतर्मौन, योग निद्रा, शवासन, इसके लिए ये प्रयोग बताए हैं। और ऐसा योग में ऐसा कोई ये औषधि नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर की औषधि है, ये हृदय रोग की भी औषधि है, ये आपके पाचन संतान की भी औषधि है, ये लीवर के लिए भी है, ये गुर्दे के लिए भी है। योग होता है पूरे शरीर के लिए होता है, हर रोग के लिए होता है। रोग की स्थिति ही वही है कि हमारा जो है नाड़ी तंत्र संतुलन में नहीं है। आपको संतुष्टि हुई? जी, आपने जी, प्राकृतिक ऐसे चिकित्सा का भी बोला था आदरणीय। प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ उपाय बता रहे थे इसके। हाँ, बता देता हूँ मैं। देखिए, जब हम उपचार करते हैं तो मैं एक पूरा मेरे पास शेड्यूल है। ये शेड्यूल में कहो तो आपको ऐसा ऐसा अभी बोल देता हूँ और बाद में मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। जी जी आदरणीय, अब देखिए, आप पोस्ट करा दीजिएगा। मैं पहले बोल देता हूँ। हाँ, मेरे पास पुस्तक रखी हुई है सामने, मैं इसमें से ही बोल देता हूँ आपको, वैसा का वैसे ही। और नहीं तो फिर इसका पूरा का पूरा लिख करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, आहार से संबंधित जो उपचार है, इसमें शेड्यूल है प्रातःकाल 5 बजे से आप 1 नींबू प्लस 1 गिलास एंजाइमेटिक पानी। अब एंजाइमेटिक पानी को मैं समझाता हूँ। एंजाइमेटिक पानी क्या होता है? आप गेहूं लीजिए 2 चम्मच, 2 चम्मच 3 चम्मच गेहूं ले लीजिए और उनको आप रात को पानी में गला दें। 1 कप पानी में उनको गला दें। सवेरे उस पानी को पी जाएं। पहले उस गेहूं को अच्छी तरह से मसल लें और छान करके उस पानी को आप पी जाइए। इस पानी को बोलते हैं एंजाइमेटिक पानी। ये बड़ा शक्तिशाली होता है, लेकिन पीना कैसे है ये मैं बताता हूँ। 1 नींबू, 1 गिलास वो पानी एंजाइमेटिक और 2 चम्मच उसमें शहद। ये पूरा आपका हो गया 5 बजे का एंजाइमेटिक पानी का प्रयोग। फिर 6 बजे 1 घंटे बाद 4 प्याज तथा 4 लहसुन का रस, उसमें भी 2 चम्मच शहद, ये आप ले लीजिए। 9:30 बजे 3.5 घंटे बाद 6 आंवला और मौसम के अनुसार उपलब्ध सब्जियों का रस, गाजर, टमाटर, लौकी, ककड़ी, जो भी सब्जी मौसम के अनुसार से अच्छी मिल जाती है, वो 6 आंवले उसमें मिलाएं और ये आप 9:30 बजे के करीब 3.5 घंटे बाद ले लें। अभी आप सुनते जाइए, मैं इसको लिख करके पहुंचा दूं आपके पास। 11:30 बजे 2 रोटी, उबली सब्जी, सब्जी बघारी हुई नहीं हो, तेल की नहीं हो, केवल उबली हुई हो। 250 ग्राम सलाद, 150 ग्राम अंकुरित, 50 ग्राम फिर से सुन लीजिए, 2 रोटी, उबली सब्जी 250 ग्राम, सलाद 150 ग्राम, अंकुरित अनाज 50 ग्राम, दही 125 ग्राम, अलसी पाउडर 10 ग्राम। ये हो गया आपका 11:30 बजे वाला भोजन। 1 घंटे बाद छाछ 1 गिलास। 2:30 बजे मौसम के अनुसार उपलब्ध फल, संतरा, अंगूर, तरबूज आदि जो रसदार फल हैं, वो ले लीजिए आप 200 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक की मात्रा में।
4:30 बजे 1 गिलास मौसम के अनुसार सब्जियों का रस। फिर 7 बजे मौसम के अनुसार सस्ते फल जैसे नाशपाती, अमरूद, अनानास, चीकू, जामुन, रसभरी, तरबूज, मौसम्बी, सेवफल, केला। तो कोई फावड़ियों के जी हेलो ओम, क्या बोले आप? बाजड़ जी म्यूट कर ले अपने आप को। गजानन जी जी दादा जी मैं आप कर देता हूँ। देखिए, ये आपका आहार हो गया है। अब आपको नी क्या लेना है, जो मना कर दे हैं उसको भी मैं बोल देता हूँ। चाय, चीनी, कॉफ़ी, मिर्च मसाले, बिस्कुट, ब्रेड, शराब, धूम्रपान, तंबाकू, आइसक्रीम, और जो ये ठंडे लिक्विड आप पीते हैं शरबत के रूप में, कन्फेक्शनरी फूड, सिंथेटिक फूड्स, ये कुछ नहीं लेंगे आप। अब इसके अलावा ये तो हो गया आपका भोजन, आहार, चिकित्सा। अब आपके शरीर को शुद्ध करने के लिए, जैसे हम योग में करते हैं षटकर्म, इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में भी कुछ क्रियाएं हैं। इसमें क्या होगा, आपको पेट को ठीक रखने के लिए पेट पर मिट्टी की पट्टी सिर पर, पेट पर और रीढ़ पर। आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि रीढ़ को यदि हमने ठंडा किया तो बीपी उसी समय डाउन हो जाएगा। यदि आपका बीपी अचानक बढ़ गया है और अभी का भी आपको उसको कम करना है, तो ये उपाय बता रहा हूँ। मिट्टी की पट्टी रख दीजिए आप रीढ़ पर, और मिट्टी की पट्टी में भी यदि देर लगे, उपलब्ध ना हो, तो ठंडे पानी का, ये मेरा प्रयोग किया हुआ है, ठंडे पानी में एक कपड़ा भिगोए, थोड़ा सा निचोड़ के और औंधे सुला करके पीठ पे उस लंबी पट्टी कपड़े की रख दो, गर्दन से लेकर कमर तक। वो रीढ़ में हमारी दोनों प्रकार की नाड़ियाँ होती है, ईड़ा और पिंगला, वो दोनों ही संतुलन में आ जाएगी। वो दोनों की स्थिति बिगड़ चुकी है, इसीलिए आपको बीपी हुआ है। वो दोनों संतुलन में आते ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये हमेशा के लिए तो उपचार करना पड़ेगा अलग से, लेकिन टेम्परेरी व्यवस्था, ये तत्काल चिकित्सा है, रीढ़ को ठंडा करना। आप कपड़ा ठंडा लीजिए और देखिए कि थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा करो, फिर उसको 2-4 बार घिसो पीठ पे, फिर उसको ठंडा करो। ऐसे बार बार 5 मिनट में आप बीपी नॉर्मल कर लेंगे। उसके साथ हृदय की धड़कन भी कम हो जाएगी और एकदम नॉर्मल होकर व्यक्ति बैठ जाएगा उठ के। तो ये मैंने आपको मिट्टी के पट्टी का उपचार बताया। और एनिमा लगाना, एनिमा लगाने से क्या होता है कि आंतों में जो कुछ गैस भरी रहती है उससे भी बीपी पे असर पड़ता है। तो जैसे ही एनिमा लगाएंगे तो हवा भी निकल जाएगी, गंदी गैसेस निकल जाएगी, मल भरा होगा गंदा वो भी साफ हो जाएगा, आंतें साफ हो जाएगी। तो एनिमा लगा लिया आप, और लगातार इसको 4-5 दिन तक लगाते रहे एनिमा को। एक उपचार होता है फुटबाथ, गर्म पानी में पैरों को डाल के बैठना। एक बाल्टी में गर्म पानी करें और फुटबाथ जिस प्रकार से होता है उसकी पूरी विधि में आपको बता दूंगा। पैरों को गर्म पानी में रखेंगे, सिर पे ठंडा पानी डालेंगे और पूरे बदन को ढक देंगे। तो इससे क्या है, पसीना आएगा और वो ऊपर से शरीर को ऐसे ढकेंगे कि वो रेक्जिन आता है ढकने का अलग से। सर पे ठंडा पानी डालेंगे तो आपके कपड़े नहीं भीगेंगे और वो पूरा पानी शरीर के ऊपर से बाहर नीचे बह जाएगा। इससे एकदम बीपी नॉर्मल हो जाता है। रीढ़ स्नान हो गया, पूर्ण टब स्नान, पूरे टब में पानी में लिटा दो। ठंडा कटी स्नान, कमर तक के भाग को डुबा के रखो पानी में, उसको कटी स्नान बोलते हैं, ठंडे पानी में। ये स्नान बदल बदल करके
हर दूसरे तीसरे दिन इनको 1-1 2-2 स्नान ले लें। फिर सूर्य की धूप में 5 मिनट के लिए बैठें। वायु स्नान, जंगल में खुली हवा में घूमने चले जाएं, पूरे बदन पे कम कपड़े हों और वायु स्नान करिए आप। नदी, झील, तालाब, इनमें आप तैरिए। तैरने से भी बीपी कम होता है। आपातकाल में जब जैसे मान लो अभी बीपी बढ़ा हुआ है और एकदम से सिर चकरा रहा है, रीढ़ और पेट पर ठंडे पानी की पट्टी से लाभ हो जाएगा। रीढ़ को ठंडा करना शुरू करें, सर दर्द बंद हो जाएगा। पेट के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रख दे तो पूरे सिर को ठंडा कर देगी। और जब नहीं करना है, तीव्र धूप स्नान नहीं करना है, छाती पर लपेट लगाकर वाष्प स्नान नहीं करना है, ये क्रियाएं आपको नहीं करना है। जी आदरणीय, बहुत सुंदर आपने बताया। ये कार्यक्रम वैसे जो मैं मौखिक बता रहा हूँ, ये किसी दिन इसकी वर्कशॉप हो जाए तो वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा, एक एक चीज के बारे में अलग अलग से मालूम हो जाएगा। बिल्कुल दादाजी, ये एक दिन हम ऐसे ही करेंगे। और जैसे कि मध्य प्रदेश में कहा भी था कि आपको एक दिन और बुलाएंगे, वहीं पर भी एक आपका कार्यक्रम अगर होगा। हाँ, अगर मध्य प्रदेश में आप कहीं करना चाहें आसपास अपने, तो आप ऐसा पहले से 8 दिन पहले से सूचना देना और कि वो अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो सूचना मिलेगी तो अपन वर्कशॉप लगा लेंगे वहाँ पे। जो जरूरी अपरेटस है जैसे वहाँ कहीं भोपाल वगैरह में इनके वो है सेंटर, वहाँ मिल जाएगी, वहाँ चलेंगे अपन, क्योंकि इतने सारे साधन इकट्ठा करना पड़ते हैं। ऐसा ही होना है और करना है, तभी अवश्य लाभ होगा। और मैं अब तो हमारा समय और हो रहा है, फिर भी 3 है। जैसे भी आपके पास की जो डिटेल है वो आप ग्रुप में ही आप मुझे भी भेज सकते हैं आदरणीय दादाजी। और मैं हाँ, एक सवाल लेती हूँ आदरणीय अनिल राय जी का है। अपना सवाल करें आदरणीय अनिल जी। जी ओम, सदन को प्रणाम। ओम। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने बताया, जो रमेश चंद्र मेहरा जी ने पूछा था कि सूत्र नीति और जल नीति, तो ये हम लोग जानते नहीं कि कैसे होता है, तो इस संबंध में कुछ प्रकाश डालें जिससे कुछ हमको जल नीति में एक टोटी वाला पात्र होता है और उस पानी को हल्का कुनकुना गर्म करके छान लीजिए, तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल के फिर छान लीजिए और वो छना हुआ पानी अपने हाथ के पंजे के ऊपर थोड़ा डाल के देख लीजिए कि आपको सहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नॉर्मल पानी होना चाहिए गर्म, ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं होना, कुछ कुनकुना जरूर होना चाहिए। उसको आप नेति करने का आपने तो बहुत जगह देखा ही होगा, इसको नहीं देखा होगा तो थोड़ा सा झुक करके जो स्वर हमारा श्वास में चल रहा है उसी स्वर से पानी डालें और थोड़ा सा झुकें कमर से, थोड़ी सी गर्दन को भी तिरछी कर लें तो दूसरे स्वर से पानी अपने आप गिरने लगता है और फिर उसको विपरीत स्वर से ले लें। इस प्रकार से जलनेती होती है और बाकी तो प्रैक्टिकल कराने से ही मालूम पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, कल योगाहार मंच पर जल नीति का कार्यक्रम होगा। जो भी योग शिक्षक आएंगे उनको हम बता देंगे जल नीति करनी है। और आगे चलते हैं प्रवीण कुमार जी। आदरणीय प्रवीण कुमार जी, आपका सवाल है। आदरणीय बनी सिंह आर्य जी। हाँ सर, तो सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम। जैसा भी आपने मुझे अब ये सेशन में आपने बताया था कि मस्तिष्क को नियंत्रित करने, एकाग्र करना प्रथम आवश्यकता है किसी भी रोग से उन्मूलन के लिए। हाँ, तो इसके लिए तो अपने आप में एक अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो भी सफिशिएंट है। यदि इसके साथ में और कोई प्राणायाम किया जाए तो कौन सा करना चाहिए? हाँ, देखिए प्राणायाम में क्या है कि जैसे हमने कपालभाति किया तो इसको पहले कर लें कपालभाति को, ताकि मस्तिष्क में जो अनावश्यक
कचरा जमा हुआ है वो श्वास के माध्यम से हम बाहर फेंक दें। और इसके बाद में जब मस्तिष्क एक्टिव रहता है ज़्यादा तो उसको शांत करने के लिए फिर हम लोम विलोम कर लें। ये दोनों पर्याप्त हो जाएंगे आपको। ज़्यादा अगर नहीं करना चाहें तो 2 तो करना ही करना पड़ेंगे। ओके, हाइपरटेंशन के लिए आपने रीढ़ स्नान बताया है, ठंडा वाला। हाँ बिल्कुल, ये बहुत सटीक उपचार है। और इसकी जगह पर अपन सेम टाइम पर बादाम का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं ना? ना 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 ना, वो रीढ़ को ठंडी करना है, वो ठंडे पानी से ही ठंडी करना है। बादाम का तेल आप नाक में डाल सकते हैं। बादाम का तेल नाक में डालना, नाक में डालने से मस्तिष्क को तरावट मिलती है, लुब्रिकेटिंग होता है और बड़ी शांत हो जाती है नाड़ियां हमारी। नाड़ी उत्तेजित होती है तभी तो सर दर्द होता है, वो नाड़ी शांत हो जाती है उससे। ओम। डॉक्टर किशोर विदेश सर का हैंड राइज है जी, स्वागत है। धन्यवाद भाई जी। भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। भाई साहब से मेरा सवाल है जी, आपने जो बीपी कम करने के लिए ठंडे हाँ पानी की और उसका जो प्रयोग किया कि इमीडिएटली उससे बीपी कम हो हाँ, सकता है ना? तत्काल 5 जी मिनट तो बहुत होते हैं। जी जी सर, बिल्कुल 5 मिनट भी बहुत होते हैं, 5 मिनट के पहले ही वो ठीक हो जाएगा। जी, बहुत अच्छा। अब मेरा सामने का प्रश्न है कि अभी आज का जमाना जो है वो विज्ञान का जमाना है और डेटा का जमाना है। तो समझो कि बीपी की जिनको गोली चालू है, ऐसे अगर हम 25-30 पेशेंट लेते हैं और 25-30 पेशेंट को जिनको बीपी मतलब डायग्नोस किया है और जिनको गोली चालू है वो बीपी के पेशेंट है और उनको यदि आपके कहे मुताबिक प्रयोग किया जा सकता तो क्या उनका बीपी कंट्रोल रहेगा, उनको गोली देने की जरूरत नहीं होगी और भविष्य में उनको इसी तरह से बीपी से मुक्ति मिलेंगी? क्या ऐसा कुछ अध्ययन हुआ है? हुआ है तो आप बताइए, अगर नहीं हुआ है तो इसके बारे में क्या कठिनाई है वो बताइए। धन्यवाद। ये देखिए, बीपी नॉर्मल हो सकता है, जबकि आज पूरा जमाना चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि रामदेव जी को माफी मांगनी क्यों पड़ी थी। हमारे इन बातों से घबराहट होती है एलोपैथिक वालों को। पर मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि बीपी को समूल नष्ट किया जा सकता है। ये हमारे योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से बिल्कुल स्वस्थ किया जा सकता है। सर इसका कुछ डेटा है क्या? वही बोल रहा है ना, क्या है? ये तो बहुत सारी बातें शास्त्रों में कही गई है और उसका लाभ भी मिलता है, लेकिन आज की क्या मेरा परिभाषा में अनुभव बता। नहीं 20-25 पेशेंट लिए और उस पर प्रयोग किया और उसका जो भी फल आया, इस तरह का कुछ प्रयोग हुआ है क्या? ये डेटा मैं आपको ढूंढ से कहीं के बता दूंगा, लाके पढ़ने में तो आया है लेकिन कहाँ पढ़ा है उसको देखना पड़ेगा। पर मेरा प्रयोग अनुभव है, मेरा स्वयं का अनुभव है कि इससे बिल्कुल मैंने नॉर्मल किए हैं रोगियों को। अब ये रिकॉर्ड रखना ये मेरे स्वभाव में नहीं है। जी दादाजी, सुंदर। और मैं आगे आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी का हैंड राइज है, कृपया आपने बात कीजिए। जी, आदरणीय दादाजी को प्रणाम। और बहुत ही जीवन की महत्वपूर्ण जानकारियां आप प्रदान कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार में आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं हम सबको जो है और समाज को दिशा दे रहे हैं। आपके प्रसाद को कोट कोट प्रणाम करता हूं। मेरा निवेदन है, माइग्रेन के लिए क्या हो सकता है? माइग्रेन और साइनेसिस, तो अगर नाक की हड्डी अगर टेढ़ी है तो उसका क्या उपाय है? हड्डियां तो कोई टेढ़ी होती नहीं है, ये एक जबरदस्ती का प्रचार कर रहे हैं इस प्रकार का। आप साइनस के लिए पहले तो नेति शुरू करें, नेति और कुंजर, ये षटकर्म हो गया। और इससे भी आगे पूरी तरह से संघ प्रक्षालन यदि कर लिया तो संघ प्रक्षालन के बाद तुरंत माइग्रेन आपका शांत हो जाएगा।
अच्छा, संघ प्रचालन के लिए माइग्रेन का बोलते कई लंबे समय से माइग्रेन की शिकायत रहती है, एक तरफ जो है सर दर्द होना, यही है ना? देखिए हाँ, ये तो माइग्रेन तो हमारे यहाँ होता है, ये तो मैं कर देता हूँ। इसके लिए क्या है, पेट पे मिट्टी की पट्टी भी रखते हैं, नेति कुंजर ये योग में करवाते हैं, और पेट साफ होना। हमारी सारी समस्याओं की जड़ जो होता है हमारे शरीर में जमा हुआ कचरा, और वो कचरा षटकर्म में, संघ प्रक्षालन में बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे ही वो साफ हुआ, मस्तिष्क को आराम करना ही है, वो तो आराम में ही रहता है। उसको तो तनाव रहता है उस कचरे के कारण, नसें तनाव में रहती है, तनाव को शिथिलन कर देते हैं अपन। फिर योग निद्रा और ध्यान हमारे पास ऐसे बढ़िया उपचार हैं कि वो उसके साथ चलेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा माइग्रेन। माइग्रेन ठीक हुआ है मेरे पास। जी जी। एक बेटे का साइनसिस है, उसमें एक नाक से वैसे जैसे फोड़ा फूटता है ना, लाल लाल टाइप की मवाद आना, और ये हाँ। तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी एक हड्डी एक टेढ़ी है, और उसका हाँ। वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सलाह ले लें आपसे, उसको नंबर भी आपका दिया है मैंने। उनको आप जो है नेति कराओ, और नेति के अलावा फिर आपको ये संघ प्रक्षालन यदि करा दिया तो संघ प्रक्षालन में तो 50 रोग ठीक है होते हैं एक साथ। मुख्य चीज है कचरा शरीर का। प्राकृतिक चिकित्सा हमारे शरीर के विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर करने का ही प्रयत्न करती है। और फिर भोजन सुधार, जिस कारण से कचरा जमता है वो कारण भी दूर करना पड़ेगा, भोजन को भी सुधारना पड़ेगा। इससे सब रोग दूर हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में रोगों के अलग अलग नामों के पीछे वो नहीं पड़ते, वो जानते हैं कि सारी बीमारियों का कारण एक, सारी बीमारियों का उपचार एक। मिट्टी पानी धूप हवा, सब रोगों की यही दवा। जी 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 हो। आदरणीय, मैं कोई एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। अभी ये माइग्रेन वाले जिन्होंने अभी कंप्लेंट करी हुई है, सवाल किया हुआ है, यदि इटारसी के आसपास रहते होते हैं तो 7 डेज में माइग्रेन क्योर करने के लिए तो मैं श्योरिटी देता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपसे संपर्क कर लेंगे हम, ठीक है। आपका मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्रवीण कुमार जी, और आपसे संपर्क हो। और अभी तिवारी जी का हैंड रेज है, हैंड रेज लेते हैं और समापन की तरफ, क्योंकि समय हो चुका है। जी आदरणीय तिवारी जी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप रखें। वाले में हम माइग्रेन पर भी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्राकृतिक चिकित्सक सर को नमस्कार। जी जी, मेरे पिताजी 82 वर्ष के हो गए हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य थे। जी। बीच में वो चारों धाम गए, उसी समय उनको हल्का सा ब्रेन हेमरेज आया। अच्छा अच्छा। ये 15 साल पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा सुनेंगे आपको तो समझ में आएगा। जी जी। तब मैंने उनको न्यूरो के डॉक्टर को दिखाया, लगभग 1 सप्ताह में वो चलना शुरू कर दिए। जी। और न्यूरो के चिकित्सक महोदय ने इतनी दवाएं खिला दिया कि उनकी किडनी में जो क्रिएटिनिन था वो सामान्य से ऊपर हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब खराब हो गया। तो किडनी की भी दवा चलने लगी, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाने लगे। हाँ। लेकिन भोजन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, हल्का फुल्का डायबिटिक भी हैं, डायबिटीज की वो किडनी वाले डॉक्टर दवा दे रहे हैं, सब इंग्लिश चल रहा है। तो अभी आपका ये जो सत्र चल रहा है, इसमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप अच्छे माइग्रेन हो या अन्य पेट संबंधी विकार हो, इन सब पर जो है आपका व्याख्यान बड़ा सुंदर लगा। जी। तो मेरा कहना है कि मेरे पिताजी के लिए कुछ प्राकृतिक चीजों को बताइए, ताकि उनका अच्छा पेट में हल्की फुल्की स्वेलिंग भी समझ में आ रही है। वजन उनका जो है 52 किलो का है, इस समय 82 वर्ष के हैं, पेंशनर हैं। जी जी।
तो उन्हीं की सेवा में रहता हूँ। जी। तो इसको कुछ मार्गदर्शन करें ताकि इस पद्धति का भी जो है हम कुछ करके लाभ मिल सके। और इंग्लिश की तो मैं अभी जा चुका हूँ। हाँ, अब 15 उनको साल क्या से है, अंग्रेजी दवाई चल रही है। हाँ, उनकी एक तो ये दवाइयाँ जो चल रही है जी एलोपैथी की, तो एलोपैथी की दवाइयाँ शरीर को एक नए नए रोगों को जन्म देती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो अब वो उनकी दवाइयाँ कैसे बंद हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो जब प्रत्यक्ष में अपन उनके सामने हो तभी सब निर्णय करना पड़ेंगे। मैं अभी आप यहाँ से कह दूँ कि आप वो दवाई बंद कर दीजिए, और जी फिर जी उनको, एक तो उनको ये करिए, आप दवाई एकदम तो बंद मत करें उनकी, जी। चूंकि उनको। किडनी और न्यूरो की दवा उनकी चल रही है। अच्छा, उनको दिक्कत न्यूरो से केवल इतना है कि इस बीच जाड़ा जो अभी था, जाड़े में जो है बिस्तर में हो गए, तो ये घुटने की नसें उसें थोड़ा बहुत वो हुई हैं। लंबे भी नहीं हैं, छोटे हैं, बड़ा अच्छा चलते थे, लेकिन इस समय बिल्कुल नहीं चल पा रहे हैं, सहारा दे के चलाना पड़ रहा है। भोजन उनका आप अल्कलाइन फूड कर दें, मतलब फल फ्रूट और साग सब्जियों के रस, जी अंकुरित, जी। यानी एसिडिक भोजन पका हुआ बिल्कुल ही बंद कर दें। अच्छा। भोजन का प्रयोग ये है। अब इसके अलावा उनके शरीर का शिथिलीकरण का अभ्यास, जैसे योग निद्रा का अभ्यास कराएं उनको। जी तो ये 2 उपाय मैं आपको बता सकता हूँ जो निरापद हैं। उनकी जी गोलियां दवाई चलती रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। जी जी। हाँ, एक तो जूस अल्कलाइन ज्यादा फूड दें। शिथिलीकरण और अल्कलाइन फूड। जी ये 2 उपाय अभी बता सकता हूँ मैं यहाँ से, बाकी तो उनके सामने बैठ करके ये सब निराकरण, क्योंकि रिस्क का काम है। दवाइयाँ अगर जी बंद कर दी आपने जी और कुछ उनको प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो अब ये शरीर उनका इतना सक्षम नहीं है कि वो जी हर चीज को संभाल पाएंगे। जी तो दवाइयाँ तो उनको जारी करना पड़ेगी, पर अल्कलाइन फूड उनका चालू कर दीजिए, उसमें तो डॉक्टर को भी कोई आपत्ति नहीं। जी जी और शिथिलीकरण में हमारा शरीर स्वयं डॉक्टर बन जाता है। जी जी। अच्छा, हाँ, दिन भर सोते भी हैं वो, केवल अ, ये दैनिक क्रिया के लिए पकड़ के उठाना पड़ता है। हाँ, वो तो अभी उठाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर उनका अक्षम हो चुका है ना, सक्षम नहीं है। जी अब वो स्थिति उनकी जो है इतनी ज़्यादा आगे हो गई है कि अब वो शरीर से उनके बूते से बाहर हो गई है। नहीं, जाड़े से ऐसा हुआ, ये जाड़ा का मौसम अभी था। हाँ हाँ। इस समय भाई लोगों को आए दिन अटैक होता था, तो मैंने उनको एक जगह जो है कंबल उम्बल ओढ़ा के वो कर दिया जाड़ा से बचाने के लिए। हाँ, लकवा उकवा उस समय चल भी रहा था, तो सुनने तो में आता था, उनकी, तो हमने कहा ठंडी हाँ, में न निकले, ठंडी हवाएं चल रही हैं, एकदम लिटा दिए। उठते हैं, बैठते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही चलने में जो है अच्छा छड़ी अच्छा। ले करके थोड़ा सा सहारा दे के चलाना पड़ता है। ये एक उपचार आप मैं आपको बताऊं जी। कि, जबकि न्यूरो के डॉक्टर ने, जी जी, तो लो, हाँ तो लो आप। बोलिए 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 बोलिए। हाँ, तो आप बोल रहे हैं क्या अभी? न्यूरो के डॉक्टर ने कहा है कि इनको वॉकर दे दीजिए, खूब चले, जितना ही चलेंगे उतना ही ये स्वस्थ रहेंगे, ऐसा बोला था। हाँ हाँ, ठीक है। तो दूसरा उपाय मैं बताता हूँ आपको कि एक गर्म पानी की बाटल, जो आजकल से प्लास्टिक की चलती है, पानी पीने के लिए यूज करते हैं सब, जी उसमें उसमें गर्म पानी भरिए, और उस गर्म पानी को उनके पैर के नीचे, पिंडली से भी नीचे, जी दोनों पैरों के नीचे रख दीजिए, जी और ऊपर से कपड़ा ढक दीजिए। जी वो गर्म पानी से उनके पैर की जो नसें हैं, जी उनमें जी जो ब्लड ब्लड बहता है, वो ब्लड गर्म होगा। जी जी। वो गर्म तलवे के होकर नीचे के, मतलब, तलवे के नीचे।
तलवे के नीचे नहीं, एड़ी, ये एड़ी के और इसके पिंडली के बीच में, टखने के यहाँ जी जी वहां रख दीजिए और उनको पाँव से ढक दीजिए लेटे हुए को। और जी वो क्या होगा कि गर्मी ऊपर चढ़ेगी, ब्लड गर्म होगा, जो जी नस अगर कहीं चिपकी होगी जिसमें जी फ्लो जी नहीं हो रहा होगा रक्त का, तो फ्लो जी इजी हो जाएगा। जब फ्लो इजी हो जाएगा तो रक्त संचार बढ़ेगा पैरों में, तो पैरों में शक्ति आ जाएगी। जी जी हाँ, और पूरे शरीर को ढक दें तो गर्मी आ जाएगी। जैसे आपने कहा था कि ठंड में हुआ है, तो जी ठंड में हुआ इसलिए कि वो नसें चिपक गई खून की। जी जी हाँ, तो वो खुल जाएगी। जी जी करके फिर बताता हूँ, अगले फिर सत्र में आपसे बताता हूँ। हाँ ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोनी सर। मैं कहना चाहती हूँ, अगर ज्यादा किसी को कुछ पीड़ा है, दर्द है, अन्य बीमारियों पर, तो फिर आप हमारे मनोहर लाल दादाजी के पास अपने पेशेंट को लेकर भी जा सकते हैं, वहां पर इलाज भी कर रहे हैं वो खुद। तो समय लेकर आप वहीं पर भी जा सकते हैं, उनसे बात कर लीजिए और फिर वहीं पर जाकर इलाज भी हो जाएगा। फिर दादाजी आप करा सकते हैं ना ऐसे? ये वर्कशॉप तो अभी मेरी बंद है, कारण कि मेरे पास कोई वॉलेंटियर नहीं है। तो मैं अपने पास में आगर है शाजापुर के पास, वहां पर मैं जाता रहता हूँ। वहां पे ये पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है, जी जी शाजापुर से पास में ही है। जी जी चेला बना लो ना दादा, चेला, हमें चेला। चले अब क्या है कि मियाँ घर में क्या है, इसमें 2-4 लोग सहयोगी चाहिए। और यहाँ हमारे यहाँ सब एलोपैथिक वाले डॉक्टर हैं, तो ये हमारी लाइन वाला कोई है नहीं। और अब इस उम्र में मैं भी 84 में हूँ, तो अब ये सब रिस्क लेना मेरे लिए संभव नहीं है। दादाजी योगा के सारे भाई बहन आपके पास आ जाएंगे और हाँ एक योगा नया उद्योग हम शुरू करा देंगे, इलाज हो जाएगा, योगा के वहाँ सभी आपके साथ आ जाएंगे। वहाँ पे मेरे पास में अगर पास में ही है, वहाँ पे इसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा का। तो पहले वो मैं वहाँ ज़्यादा जाता था, अभी भी जाता रहता हूँ। और वो सब लोग अपने परिचित हैं, वहाँ सारे कार्यक्रम हो जाएंगे आपके, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। चलिए, आप आपको दादाजी ने बता दिया है। आप मोबाइल नंबर भी मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। आपको जो भी कोई समस्या है तो फिर से आप उनका समय लेके आप प्रश्न करें। और फिर हो चुका है, आज भी मैं आदरणीय डीडी शर्मा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ, उनका बहुत और फिर इसके बाद समापन। जी आदरणीय डीडी शर्मा जी। नमस्कार दादाजी। नमस्कार जी। मुझे मुझे एक महाकुंभ से आए थे, उसी दौरान जी जो है, वहाँ यात्रा के दौरान जो है, मुझे पाइल्स की कुछ प्रॉब्लम हुई है। अच्छा उसका अच्छा। कोई इलाज होता है? ये पाइल्स के पहले आपको कब्ज रही है? कब्ज क्योंकि उस दौरान हुई ना, यात्रा के दौरान हो गई कब्ज। उसके पहले नहीं थी? नहीं, उससे पहले नहीं थी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अभी अभी फिलहाल ऐसा करिए आप कि पेट पे हाँ। मिट्टी की पट्टी रखिए और गुदा के पास भी मिट्टी की पट्टी रखिए। अच्छा, वो हाँ, पट्टी कैसे बनानी है? मिट्टी गली हुई हो, कम से कम 24 हाँ जी। घंटा। और वो अच्छा। मिट्टी मिट्टी न पानी हो ज्यादा, न सूखी हो, बीच की मुलायम हो बिल्कुल, मावे जैसी। ठीक। और उसकी पट्टी बना करके एक पेड़ों पे रख लीजिए नाभि के नीचे, और एक पट्टी रख लीजिए गुदा पर, छोटी पट्टी बना के। तो ठीक है। गुदा, हाँ, गुदा से वो पाइल से सूख जाएंगे, बैठ जाएंगे वो मिट्टी की पट्टी से। एक और पॉइंट है जहां से आफ्टर उसके ना खाली होने के बाद जो है, वहां से आता है, 1-2 बूंद आती है, फिर वो हाँ, उसमें एक मतलब वो है, तो उससा हो जाता है, बाकी नहीं, हाँ, अंदर से नहीं है। बाकी नहीं। देखिए वहाँ क्या नासूर पड़ा हुआ है क्या?
नहीं, वहीं पर वो रप्चर हो जाता है, मतलब फट जाता है वहां से, जब वो हाँ, बाहर तो मिट्टी की पट्टी रख लो आप वहाँ पे। और अरंडी का तेल जो होता है ना, हाँ जी, कैस्टर ऑयल, हाँ कैस्टर है। कैस्टर ऑयल को उंगली डुबाओ उसमें, और वो उंगली हाँ, गुदा के अंदर भीतर उससे मालिश कर दो तेल से। अच्छा ठीक है। तेल छुपा दो वहां पर, कैस्टर ऑयल। ये पट्टी कितनी देर रखनी है पेट पे? 1 घंटा। 1 घंटा, अच्छा। और पेट की गर्मी पट्टी शांत हो जाएगी। कपड़े के साथ रखना है, मिट्टी कपड़ा होता है जो पट्टी ना वाला? ना, कपड़ा नहीं, मिट्टी बिल्कुल पेट से चिपकमा होगी, ऊपर कपड़ा रह सकता है। अच्छा अच्छा, पट्टी उसमें पेट पे, खाली पेट पे रखना, खाली पे हाँ, रखनी है मिट्टी, खाली पे। चमड़ी पर मिट्टी का संपर्क होना चाहिए, कपड़ा बीच में अच्छा, नहीं आना। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। और कोई इसकी कोई फूड की आइटम? भोजन में भोजन हाँ जी, में भोजन में दलिया वगैरह खिलाओ। अच्छा ठीक है, हाँ। ठीक है, खाना ही नमस्ते। पड़ेगा इन्हें, आप ही को खाना पड़ेगा शर्मा जी, नहीं तो आप किसी को खिला दो। बहुत ही अपने अपने पेट को खाऊंगा ना यादव जी। हाँ सर, नहीं अभी अभी दादाजी ने कहा ना कि खिलाओ, उन्होंने सोचा, और फिर आप कहेंगे कि आप ने तो कहा था खिलाओ, तो हमने खिला दिया किसी को। ठीक है, नमस्ते। ओके, ठीक है। और आने वाले दिनों में हम मूडवैप, पाइल्स, और आज तो सवाल हमने ब्लड प्रेशर पर, हाई बीपी पर किए हैं। अब हमें लो बीपी पर भी करना है। बहुत सारे ऐसे हैं मरीज जिनको लो बीपी भी है, उनकी भी समस्या का समाधान करना है। और माइग्रेन, सर्वाइकल, और भी जितनी बीमारियां हैं, शुगर, पर हमें आगे आदरणीय दादाजी से मार्गदर्शन लेना है, और उपाय, उपचार पद्धति उनसे हमने सीखनी है, और हमें बिल्कुल स्वस्थ निरोगी होना है। और अगर हम रहेंगे तो हम दूसरों को भी स्वस्थ करेंगे। अगर हम दादाजी से ही सीख पाएंगे तो हम 4 लोगों को अवश्य बताएंगे कि ये इसका समाधान है। तो ऐसे ही हम इस व्यवहार कार्यक्रम से बहुत सारी उपलब्धि अपने जीवन में उतार रहे हैं, दे रहे हैं। तो इस व्यवहार कार्यक्रम को बहुत बहुत बड़े छोटे साल में हम जा चुके हैं, उनको बधाई, शुभकामना देते हुए आज के इस व्यवहार सत्र को हम यहीं पर विराम देने के लिए मैं आदरणीय आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया जी से निवेदन करती हूँ, समापन कर दे। कि हमारे आज के रंजना जी ने ये सत्र शुरू कराया, प्रथम सत्र, उनको बहुत बहुत आभार। और आज के हमारे युगहार के दादाजी, आदरणीय मोहनलाल सोनी जी, जो हमारे बहुत अति गंभीर मामलों में हम समाधान कर रहे हैं। उनके इस पुरुषार्थ को नमन, वंदन और प्रणाम करते हैं। उनके भाव, उनकी कोई भी निस्वार्थ भाव से, नहीं तो कोई वैध होता है तो वो सोचता है कि हमारे डिस्पेंसरी पे हमारे यहाँ कोई रोग आ जाए, रोगी आए, हम, ये ऐसा कोई भी उनके प्रति भाव नहीं है। और बिना ये निस्वार्थ भाव से इस युगार इकाई में अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, और हर हफ्ते में एक दिन का समय देते हैं। इनके पुरुषार्थ को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सदा स्वस्थ रहें।